अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम है आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाजरीन, टॉपिक्स जिन पर हम बात कर रहे हैं वो आपसे शेयर किए देते हैं। आईनी तरमीम को लेकर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमें शोर जो है वो सुनाई दे रहा है। साथ ही साथ एक और शोर है आजकल पाकिस्तान में, और वो शोर ये है कि एक बार फिर से PTI जो है वो सड़कों पर होगी और PTI सड़कों पर आएगी कल से। अब क्या होने जा रहा है जब PTI की अपने बानी से मुलाकात ही नहीं हो पा रही है, कुछ अहकामात वहाँ से आ ही नहीं पा रहे हैं, तो सिचुएशन क्या हो सकती है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज से जो हम इस्लामाबाद के रिहायशी जो हैं वो बहुत सारे दिनों से फेस कर रहे हैं, और वो है रेड जोन की तरफ आना हमारा, और वहाँ पर ना पहुँच पाना, हमारा अपने घरों के अंदर स्टक हो जाना, वहाँ पर फंस जाना, बाहर ना आ सकना, कोई इमरजेंसी है तो अस्पतालों में ना पहुँच पाना। और जिस तरह से शादी हॉल्स बंद किए गए, जिस तरह से रेस्टोरेंट्स बंद किए गए, जिस तरह से मईशत का जाहिर है कि जिन लोगों का पहिया चल रहा होता है, अपने घर का पहिया चल रहा होता है, वो भी इससे मुतासिर होते हैं, जो दिहाड़ीदार हैं वो भी इससे मुतासिर होते हैं। लेकिन हमारे पैनल में मौजूद बहुत सारे लोग जिन्होंने ये सिचुएशन फेस की है। मज़े की बात यह है कि अभी ऑफ एयर जब मैं उनसे बात करी थी तो उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो तो इत्तेफाक कर रहे थे, लेकिन एक साहब हैं जो इससे मुत्तफिक नहीं हैं। हम उनसे पूछेंगे वो क्यों मुत्तफिक नहीं, और आज उन्हें इसकी लॉजिक हमें देना होगी। वो हैं काशिफ रफ़ीक साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, और इफ्तिखार शिराजी साहब भी चूँकि स्टूडियो ही में हैं, या सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। साथ ही साथ मेरे सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, वीडियो लिंक पर हैं। नसीम सिद्दीकी साहब जी सीनियर तज्ज़ियाकार लंदन से हमारे साथ मौजूद है। लंदन में तो जी हाइड पार्क है, यहाँ पे भी इफ्तिखार साहब हमारे पास परेड ग्राउंड है। लेकिन काशिफ साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अभी ये जो आप कह रहे थे कि जी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, सब लोग पहुँचे, बहुत सारे तो आपके अपने सहाफ़ी जो हैं, ये जो मीडिया सेंटर बनाया गया था वज़ारत इत्तलात की जानिब से, उस तक नहीं पहुँच पाए, कार्ड्स होने के बावजूद, परमिशन लेटर्स होने के बावजूद। तो क्या ये सिचुएशन है? आपको नहीं लगता कि जो रेड जोन है इसको कहीं और ले जाना चाहिए है, थोड़ा उस तरफ कर दे जहाँ हम आवाम जो हैं वो बेचारे इतने ख्वार ना हो रहे हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आसमा इस बात को क्लियर करना चाहिए कि क्या रेड जोन जो बंद था वो किसी प्रोटेस्ट की वजह से बंद था, किसी के एहतजाज की वजह से बंद था, कोई बलवाई आए हुए थे उन बलवे की वजह से बंद था? रेड जोन एक कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। पाकिस्तान तो बंद हो जाता है काशिफ साहब। बात तो करने दीजिए ना। मसला ये है कि रेड जोन बंद था एक कॉन्फ्रेंस की वजह से, 3 दिन की मकामी छुट्टी थी। अब जिस तरह बात आप करें मीडिया सेंटर की, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मीडिया को फैसिलिटेट करने के लिए एक अरेंजमेंट किया गया, कौन सा एक चैनल का बंदा बता दे जिसने स्क्रीन पे रिपोर्ट ना किया हो? बाशमूल हमारे सबने रिपोर्ट किया। सवाल ये है कि अगर कोई स्ट्रक थे, उसमें मैं भी स्ट्रक हो सकता हूँ, आप भी हो सकती है, हो सकते हैं। आप थे, मैं भी थी, मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ कि स्ट्रक थे, लेकिन अगर हम जाती चीज को लेके इस बात में अवेला करें कि जी हम जाती तौर पे स्टक हो गए, रेड जोन बंद हो गया। रेड जोन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी भाई, पाकिस्तान को एक इतना बड़ा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एक अपॉर्चुनिटी मिली, पाकिस्तान हुकूमत ने काम किया। अब अगर वो 3 दिन के लिए हमें जाती तौर पे इशू बन गया, तो फिर इसमें क्या होगा? पूरे 1 महीने से हम ये देख रहे हैं कि रेड जोन 1 महीने का इल्जाम आप इस चीज को ना दीजिए। इसमें तहरीक इंसाफ जो है वो चढ़ाई करके बैठी हुई थी। अब कोई और आ जाएगा चढ़ाई करने, नून लीग जब थी, नून लीग भी सियासी जमातें ना चढ़ाई करे, वो जाए जाके बाहर जाके संजानी के पास जलसे करे, F9 पार्क में जलसे करे, कहानी खत्म करे। फिर आप इसको खोल दीजिए ना, परेड ग्राउंड को खोल दीजिए। परेड ग्राउंड जिसने मांगना है उसने देना है ना भाई। नहीं दे रहे ना काशिफ साहब। तो ये किसने मांगा है? आप मुझे बताएं किसने मांगा है? बताएं जी, किसने मांगा? कोई एक बताए कि परेड ग्राउंड किसने मांगा है? इमरान खान साहब के दौर में परेड ग्राउंड मांगा गया, वो दिया गया। संजानी पे तहरीक इंसाफ ने जलसा करके दिखाया, उसको बकायदा परमिशन दी गई। अब एक बंदा कहे कि मैंने आके डी चौक पे पार्लियामेंट के सामने बैठना है और SCO कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब करना है, तो फिर आप इंटरनेशनल डिग्नेटरीज को ये दिखाएं कि हमारे मुल्क का ये अलमिया है। चूंकि हम लोग जो है वो 2-3 दिन के लिए परेशानी में है, लिहाजा भाड़ में जाए SCO कॉन्फ्रेंस और भाड़ में जाए सारा सिस्टम। हम 2-3 दिन से परेशानी में नहीं है काशिफ साहब, ऑलमोस्ट पूरे 1 महीने से हम लोग परेशानी में। मोटरवेज आप बंद कर देते हैं, आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, आप लोग बंद कर देते हैं, हाईवेज आप लोग बंद कर देते हैं, इस तरफ आने वाले रास्ते सारे आप बंद कर देते हैं, हॉस्पिटल्स तक जाने वाले रास्ते आप बंद कर देते हैं। पिंडी में वहाँ तो रेड जोन नहीं है। इफ्तिखार साहब ये क्या हो रहा है? और काशिफ साहब इसको डिफेंड कर रहे हैं। रावलपिंडी के आप जी मरी रोड तक चली गई, नुमाइंदे तो नहीं है कि वो बंद कर देते हैं, काशिफ तो हमारी तरह ही है। लेकिन बात ये है कि जिस तरह काशिफ ने कहा SCO कॉन्फ्रेंस, दुनिया भर में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनको मैनेज किया जाता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खतरा है, दहशतगर्दी होती भी है, तो बिल्कुल आप जरूर उसको मैनेज करें। लेकिन पाकिस्तान में कौन सी चीज मैनेज हो रही है? आप देखें ना कि जिस तरह बच्चों के ऊपर आप डंडे बरसा रहे, आपने तो सिर्फ लाठी
वाला काम पकड़ा हुआ है और आप कोई अच्छे काम करने को नजर नहीं आते, उसकी वजह ये है कि आप नाअहल हैं, आप नालायक हैं। ये बात है कंट्रोल। अच्छा, ये सिद्दीकी साहब माजर से ये नालायक लोगों की एफर्ट है कि इतनी बड़ा इवेंट हो रहा है, ये नालायक लोगों की एफर्ट है कि पेट्रोल तो 70 रुपए नीचे आ गया, ये नालायक लोगों की एफर्ट है जो डॉलर 50 रुपए नीचे आ गया। अल्लाह को माने को हकीकत भी बताया ना, कोई चीज अच्छी तो कोई एक चीज तो अच्छी हुई होगी, उसको अप्रिशिएट कर लीजिए। एक चीज अच्छी हुई वो आपने बता दी, वो थी कॉन्फ्रेंस, लेकिन जो हम लोगों के साथ बुरा हुआ, इफ्तिखार साहब मैं चाहूंगी दोबारा से आपकी तरफ। मैं से आप तो खैर मरी रोड तक गई हैं, मैं तो जरा उससे भी आगे तरनौल तक चला जाता हूँ। और तरनौल गोया के जो वाकएंड से भी लोग आ रहे थे वो भी कल के दिन ख्वार हुए पिछले 3 दिनों में कि आपकी सोच है। जो लोग मरी से मुजफ्फराबाद से आ रहे थे उनको कितनी तकलीफ हुई हैं। और ये वो लोग हैं कि जो कल 8:30-9 बजे कहीं आके पहुंचे हैं 12 गाँव में, तो उनको बताया गया कि रात 11:15 बजे तक अभी भी बंद रहेगा जब तक के तमाम डिग्नेटरीज जा चुके थे। तो कहने का मकसद ये है कि जो आप जलसों की बात कर रही हैं, गोया कि आइन के आर्टिकल 10 के अंदर आपने लोगों को इजहार आज़ादी की प्रोविजन दे दी है। आप कहते हैं कि जो आप पुरअमन जलसे कर सकते हैं। और कोई सियासी जमात अगर ये कहती है कि वो पुरअमन एहतजाज करना चाहती है तो आप उसकी नीयत पे शक करते हैं कि आप पुरअमन एहतजाज करने नहीं आ रहे, आप तो हमलावर होने आ रहे हैं। उसके बाद आप पहला काम क्या करते हैं कि रेड जोन को, अगर किसी ने कहा भी है कि लियाकत बाग में जाके उसने जलसा करना है, तो आसमा मुझे बताए कि रेड जोन को सील करने की क्या तुक बनती है। गोया के पूरे रेड जोन को इस्लामाबाद की शाहराहों पे चप्पे चप्पे पे कंटेनर्स खड़े कर देते हैं। और बिलखसूस देखे ना उन दिनों में गलियां मोहल्ले सब बंद कर देते हैं। मेरे बच्चों के एग्जाम्स 3 बार मुलतवी हुए हैं ऐसे ही। अच्छा, जिनके इंटरनेशनल सिस्टम के तहत हो रहे थे, जिनके सेंटर्स रखे गए थे कहीं एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर, उनका अपने सेंटर्स तब्दील करने पड़े। वालिदैन परेशान है कि ये क्या हो रहा है। तो भाई मेरे जब डिग्नेटरीज आ गए वो महफूज इलाकों में जाके शिफ्ट हो गए, उस दौरान तो थोड़ा सा रिलैक्स करें। बट आपने पूरा वो कहते हैं राउंड द क्लॉक चीज़ों को इतना टाइट रखा। आप कल जाके देखती पिछले 3 दिनों में इस्लामाबाद में अगर कर्फ्यू भी लगता ना तो मार्केट इतनी वीरान ना होती। लोगों को बेकरी पे कुछ नहीं मिल पा रहा था, छोटे मोटे ढाबे बंद थे, लोग बेचारे बिस्किट्स खा के क्या करके फाकों के जरिए लोगों ने जिंदगी गुजारी है पिछले 3 दिनों में। तो आप ये इंप्रेशन क्या दे रहे हैं, इसको भी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि अगर आप समझते हैं कि इंप्रेशन दुनिया को ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान में चीजें आपके कंट्रोल में हैं, यहाँ पे कोई ऐसा लैंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं है, तो फिर ये सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत थी। हाँ, देखिए ना, इफ्तिखार साहब हम एससीओ के खिलाफ तो नहीं हैं, हम इंतजामात करने के भी खिलाफ नहीं हैं, आप इतना ओवर सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। एससीओ के खिलाफ भी नहीं है और सारे का सारा मुद्दा भी एससीओ के ऊपर लेके बात कर रहे हैं। ओवर सेंसिटिव हम एससीओ के ऊपर लेके बात नहीं कर रहे ना काशिफ साहब, हम तो ये बात कर रहे हैं कि चलिए ठीक है ग्राउंड में एससीओ के सारा अरेंजमेंट रेड ग्राउंड में एससीओ के लिए नहीं था ना, उससे पहले जो पीटीआई के लिए था, जब मोटरवेज बंद हुए हैं पीटीआई के एहतजाज की वजह से। शहजाद साहब की सुन ले। जी नसीम साहब, ये अपना ये कॉन्फ्रेंस यूएनजी से कोई इतराज ही नहीं है ना, आप कीजिए एससीओ, लेकिन आप हमारे साथ जुल्म तो ना करें ना। ये जो किया है, पाबंदियां नजर नहीं आई। क्या फरमा रहे हैं नसीम साहब? मैंने कहा ये एससीओ जो है यूएनजीए से बड़ी कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी ना, जो न्यूयॉर्क में पूरी दुनिया से डिग्नेटरीज आए। नसीम साहब यहाँ थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, अमेरिका की सिक्योरिटी, कहां पाकिस्तान की सिक्योरिटी, क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान कहां यूके, कहां अमेरिका, बाकी सारी चीजें हम समझ रहे हैं। शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। मैं ये हरगिज नहीं कह रही हूँ इस प्लेटफॉर्म से बैठ के कि एससीओ जो है उसके लिए ये इंतजामात नहीं होने चाहिए थे, लेकिन मैं यहाँ ये बैठ के बात कर रही हूँ कि आप आए दिन जो है कभी पीटीआई के एहतजाज की वजह से, कभी जमात इस्लामी की वजह से, कभी किसी और जमात की वजह से रेड जोन जो है उसको तो सील करते ही करते हैं। हम लोग जो रेड जोन के इर्द गिर्द रहते हैं, उनके गली मोहल्ले, बच्चों के स्कूल, मेडिकल सेंटर्स, अस्पताल, सब जगह जाना जो है वो आप उसको खत्म कर देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस पे कोई मैनेज करने की जरूरत है, हुकूमत को कुछ सोचने की जरूरत है? भाई हम लोगों को आप जीने का हक दे दीजिए, आप सारी अपनी ये बिल्डिंग्स उठाइए, ये जो पार्लियामेंट हाउस यहाँ पर है या ये जो बाकी दीगर इमारतें यहाँ पर हैं, आप कहीं और चले जाइए, या फिर हम आवाम को बता दीजिए कि ये इस्लामाबाद जो है यहाँ इसके इर्द गिर्द ना रहे हैं, आप जाके कहीं और गुजरांवाला बस जाएं, सारे चले जाते हैं, 5 स्टार होटल है वहां पे ले जाते हैं मेहमानों को। बहुत लॉजिक है। फारूकी साहब आप बात शहजाद साहब फरमाइए, नजर आते हैं काशिफ साहब आपकी तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असल में एंजॉय कर रहा था दोनों अतराफ के जो आर्गुमेंट्स थे, और ये आर्गुमेंट बड़ा कमाल का है। नहीं, आप एंजॉय इसलिए भी कर रहे थे, सॉरी टू से शहजाद साहब, क्योंकि आप तो खुद रेड जोन में रहे हैं, आपने तो बड़े मजे उठाए हैं रेड जोन मैं अभी आप रिहायशी होने के नाते। सर मैं तफसील से अर्ज करता हूँ जनाब। गुजारिश ये है कि यूएनजीए हाइड पार्क से चलते चलते रेड जोन तक आ गए, किथे मेर अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख रखियां, किथे जा लड़ियां,
यार अपनी औकात के मुताबिक आप लोग बात किया करो। मेरा आपका क्या तल्लक वास्ता रेड जोन? भाई वहां पे वीवीआईपी लोग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान होते हैं, वहां पे मेंबरान कौमी असेंबली होते हैं, वहां पे मेंबरान सेनेट होते हैं, वहां पे बड़े बड़े जो ग्रेडों के 35-36 ग्रेड के जो है वो अफसर बैठते हैं उधर। मुझे तो नहीं लगता कि कभी किसी आम आदमी को उधर जाने की जरूरत है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। रेड जोन में आपका क्या काम है जी? मुझे बताएं, आपने कौन सा बिजली का बिल जमा कराने जाना होता है? लेकिन ये बात जो अभी शराई साहब कर रहे थे, मैं इस वक्त जहाँ रह रहा हूँ इसकी मैं G11 में रह रहा हूँ इस वक्त। अच्छा। तो G11 जो है उसका SCO से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। लेकिन मुझे ये बताया गया कि मैं G11 से E11 नहीं जा सकता क्योंकि रास्ते बंद कर दिए। मैंने कहा अच्छा चले मैं यहाँ से कहीं से बाल कटवा लेता हूँ। मैं बाल कटवाने गया हूँ तो वो अंदर जो एक छोटी मोटी मार्केट नहीं होती सब सेक्टर के अंदर, लोकल मार्केट, वो भी शटर डाउन था। तो वो तो नहीं था, तो वो एक मुझे बंदा मिल गया वहां खड़ा था बेचारा। तो मैंने पूछा भाई तुम कौन हो? कहता है जी मेरा इधर तंदूर है, मैंने सुबह 8 बजे जो है वो कोई तकरीबन 2 बोरी आटा गूंद के रखा है। तो 9:30-10 बजे सादा कपड़ों में लोग आए हैं। उन्होंने कहा आज कोई दुकान नहीं खुलेगी, अगर खुलेगी तो हम 50,000 रुपए जुर्माना कर देंगे। तो अब मेरा वो आटा गूंदा हुआ पड़ा हुआ है, मेरा मजदूर जो है वो पता नहीं किधर से धक्के धुक्के खा के यहाँ पहुंचा है, मुझे उसकी दिहाड़ी भी पड़ गई है और मेरा आटा भी खराब हो जाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। लोगों को यहाँ पे मेरे नजदीक असल बात ये है कि हम लोग जमहूरियत के काबिल नहीं है। हम लोगों ने बिला वजह ये जमहूरियत का टंटा पाला हुआ है। हम ना जमहूरी लोग हैं, ना हमारे मिजाज जमहूरी हैं। जब हम किसी को जमहूरी तरीके से लाते हैं तो वो फाशिस्ट तरीके इख्तियार कर लेते हैं, और जो अगर कभी कोई आमर आ बैठे तो उसको शौक होता है कि मैं किसी तरीके से अवामी पजीराई हासिल कर लूं। वो कभी कहता है कि जी अगर आप इस्लाम का नफाज चाहते हैं तो फिर आप मुझे बिठा लें यहाँ पे। दूसरा आके कहता है कि ये इस्लाम की असल सूरत नहीं है, इस्लाम की असल सूरत तो मैं दुनिया को बताऊंगा। पिछले तो सारे बेवकूफ थे जिनको ये पता ही नहीं था कि दुनिया में इस्लाम को कैसे मार्केट करना है। हमारा मिजाज इस तरह का है कि हम इन तकलीफों के जरिए चीजों को देखिए। दुनिया में कानून जाब्ते चीजें SCO बड़ी अच्छी बात है, UNGA बड़ी अच्छी बात है, कहीं पे कोई और कॉन्फ्रेंस होती है, मैं समझता हूँ कि उसका मुआशरे को कोई ना कोई फायदा होता है। तो लेकिन अब उसकी बुनियाद पे आप बाकी तमाम लोगों के रोजमर्रा जिंदगी के अमूर आप मुअत्तल कर दें, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। उसका मतलब यह है कि इंतजामी तौर पर हम इस काबिल नहीं है कि हम चीजों को इस तरीके से कंट्रोल या कंट्रोल करना एक गलत लफ्ज है मेरे नजदीक। कंट्रोल नहीं करना चाहिए, चीजों को हैंडल करना चाहिए, इस तरीके से उसको चलाना चाहिए कि किसी को तकलीफ या उलझन ना हो। लेकिन मुआशरे में अमूमी तौर पर जिस तरह से अब आज वो सुना है कि ब्लू एरिया में फिर कोई तोड़ फोड़ हुई है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस्लामाबाद में आप रेड जोन को रो रही हैं। मुझे तो शहजाद साहब कल की फिक्र लगी हुई है कि कल अभी कोई स्कूल से बच्चों की ईमेल आ जाएगी कि कल जी फिर स्कूल बंद है क्योंकि PTI ने एहतजाज करना हुआ है। मैं गुजारिश करूं सर, खूबसूरत बात थी। एक मिनट काशिफ, मैं एक बात करना चाहूंगा। मेरे एक दोस्त ने 3 दिन पहले मुझे ऑफर की कि हम दोनों लाहौर चलते हैं। तो मैंने कहा यार लाहौर तो चले जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर जाने वाले रास्ते बंद हुए तो फिर आप कैसे जा पाओगे? उन्होंने कहा नहीं, जाने वाले रास्ते इस्लामाबाद से क्यों बंद होंगे। खैर मैं उसके साथ नहीं जा पाया। वो बंदा सुबह निकल गया और पहुंच गया। दोपहर में एक दूसरे दोस्त जो एक और टीवी चैनल में जॉब करते हैं, उन्होंने मुल्तान जाना था। तो रात को 12-1 बजे उनका फोन आया। उसने बड़ी नागुफ्ता बेकिस्म की गुफ्तगू की और उसने कहा यार मैं मुल्तान जा रहा था, मुझे इन्होंने ये अपना जेलम ये इधर जो है ना इस इंटरचेंज से पहले दूसरे इंटरचेंज से मोटरवे से उतार दिया हमारी बस को, और हमें ये अंदर सड़कों पे डाल दिया है जो टूटी फूटी सड़कें हैं। और अब हमें इधर सड़कों पे रास्ता ढूंढते हुए वाया जो दूसरी कनेक्टिंग ठीक है, मतलब बहुत बुरा हुआ है लोगों के साथ। लेकिन अब इससे बुरा क्या हो सकता है? आपने मुल्तान जाना है, SCO यहाँ पे, और ये हम तो SCO के बारे में बात ही नहीं कर रहे ना सर। हम तो एक सेकंड काशिफ साहब, मुझे नसीम साहब के पास जाना है। तो नसीम साहब जो बात करेंगे ना आप उस पर फिर इकट्ठा मैं चाहूंगी कि आप अपना जो ओपिनियन है, आपकी जो भी राय है वो जरूर रखिएगा। नसीम सिद्दीकी साहब चलें जी, आप लंदन में रहते हैं। यहाँ पे काशिफ साहब को लग रहा है कि लंदन का मुकाबला जो है वो पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हैं तो आप एक पाकिस्तानी ना। मुझे ये बता दें कि क्या ये जो सब हमारे साथ किया जा रहा है ये सही है
एक मुल्तान जाने वाले बंदे के साथ जो किया जा रहा है वो सही है, और जैसे शहजाद साहब ने फरमाया कि बिल्कुल सही है, हमारा तो रेड जोन में कोई लेना देना या उसके, लेकिन हम तो अपने ऑफिस जाना चाह रहे होते हैं, हम तो अपने छोटे बच्चों को स्कूल भेजना चाह रहे होते हैं। इफ्तिखार साहब जैसे लोग जो हैं वो अपने बच्चों को इम्तिहानात दिलवाना चाह रहे होते हैं, जो बहुत दूर है, कोसों दूर होते हैं जो सेंटर्स बने हुए रेड जोन से, वहां भी नहीं जाने दिया जाता। तो मुझे यहाँ पर वो बात याद आ गई है नवाज शरीफ साहब की कि ये जो लोग हैं ना, ये हैं भेड़ और बकरियां। जिस तरह से हमें हांका गया और जिस तरह से आज मैं कश्मीर चौक पर एक ही जगह पे तकरीबन 47 मिनट्स के लिए अपनी गाड़ी में इंतजार करती हूँ कि कब ये सड़क खुलेगी और कब मैं ऑफिस जा सकूंगी, और 2 दिन में ऑफिस नहीं आ सकी। और ये सिर्फ मेरी मैं एक एंकर पर्सन होने के बावजूद, कार्ड रखने के बावजूद ये मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर आप एक आम जो शख्स जो बेचारा किसी और ऑफिस में काम करता है उसके साथ सर क्या सलूक होगा? नसीम साहब, आसमा, आपने सारों के मसाइल का बड़ी जिक्र अच्छी कर बात दिया। आपने की है। इसमें बात यह कि हम एससीओ के कोई भी खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी कॉन्फ्रेंस बिल्कुल भी होती नहीं है है हम खिलाफ, हम तो खुश हैं कि ये एजाज हमें मिला है कि हमने होस्ट किया उसको। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान में कोई भी अच्छी एक्टिविटी होती है, लेकिन ये देखना है कि चले हम लंदन अमेरिका की मिसालें नहीं देते, हालांकि ये तमाम लोग यहाँ से तालीम याफ्ता है, अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ पे बनाते हैं। लेकिन हमने देखा कि आज़रबाईजान में, ताशकंद में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, यहाँ पे भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, लेकिन इस तरह की कोई चीज हमें सोशल मीडिया वगैरह पे नहीं देखने को मिलती। ये पाकिस्तान का इमेज बेहतर करना चाहते हैं। एक तरफ ये एससीओ कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, उसकी तो शायद सोशल मीडिया पे इतनी तशहीर नहीं थी जितनी वो कराची में तशद्दुद होने वाली उस लेडी एडवोकेट की तस्वीर जितनी दुनिया में फैली है, और पाकिस्तान का माशाल्लाह एक मुस्बत जो है वो उजागर हुआ है कि वो किस तरह लड़की जो है वो जमीन पे पड़ी हुई है और उस पर किस तरह डंडों की बारिश हो रही है, पुलिस किस तरह घसीट रही है उसके ऊपर। आपने देखा कि तलबा के साथ जो सलूक हो रहा है, तो मैं इसलिए पहले नालायक और नाहल कहा था, काशिफ को बड़ा बुरा लग गया था। लेकिन ये देखे ना, ये नालायक और नाहल होते हैं कि ये चीजें मैनेज नहीं कर सकते। हम किसी कॉन्फ्रेंस के खिलाफ नहीं है, हम रेड जोन में बिल्कुल फारूकी साहब ने सही कहा कि वहाँ पे गरीब बंदे के जाने का क्या काम है, कोई काम नहीं। लेकिन बाकी पूरे मुल्क में जो कुछ हो रहा होता है, पहले भी हमने देखा, बेशक पीटीआई की गवर्नमेंट में, इमरान खान साहब में 10 बुराइयां होगी, लेकिन उस दौर में हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से एक महंगाई मार्च लेके चले और वो सीधे वहां से डी चौक तक आए, वहां पे खिताब किया और वहां से वापस चले गए। उसके बाद मरियम नवाज धरना लेके आई, मौलाना फजल रहमान धरना लेके आए, पेशावर मोड़ पे वो करवा दिया गया। अभी आप एक जमात को अभी इजाजत देते हैं और जब वो इकट्ठा होना शुरू होते हैं तो आप उनके ऊपर तशद्दुद शुरू कर देते हैं, आंसू गैस फेंकना शुरू कर देते हैं, उनके लोगों को अगवा करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक मुल्क का आपने तमाशा बनाया हुआ है। आप आईनी तरमीम लाने की बात कर रहे हैं, उस आइन को तो आपने मुअत्तल किया हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट का इतना ख्याल है तो सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया है। मैं नंबर ऑफ जजेस की बात नहीं करूंगा, फैसला हमेशा सुप्रीम कोर्ट से आता है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? वहां पे भी तो आइन की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आइन की खिलाफ वर्जी पहले भी हुई, जो आइन मर्जी का होता है उस पे अमल हो जाता है, से अमल दरामद हो जाता है, और जो मर्जी का नहीं होता उसको या तो इग्नोर किया जाता है, और मजे की बात यह है कि फिर उस पर कोई तौहीन अदालत या वो भी नहीं हो रहा होता। इस पे भी हमें जरूर डिस्कशन करनी चाहिए। काशिफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आईनी तरमीम की भी इन्होंने बात की है, कुछ अगर आप जवाब देना चाहें जो रेड जोन के हवाले से हम बात कर रहे थे। रेड जोन जो है वो एक डिफरेंट चीज है। आप जो चीज डिबेट कर रही हैं वो हर किसी का पर्सनल कोई दर्द है जो बयान हो रहा है। सवाल ये है कि आप मुझे बता दें कि जब आपको पता है एससी हो रही है 15 अक्टूबर को डी चौक में हर सूरत पहुंचने की कॉल क्यों दी तहरीक इंसाफ ने? क्यों तहरीक इंसाफ ने कहा एहतजाज दे? और फिर रात गए 12 बजे आपने कहा जी सुबह वानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करवा दीजिए। को छोड़ देना एक सेकंड काशिफ साहब, क्यों छोड़ दे? अब अगर आपने बात की तो बात पूरी सुनिए ना। आप कह रहे हैं कि हम अपनी पर्सनल तकलीफ बयान कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल्स में जाके बात तो सुनिए, हौसला रखे बात सुनने का। तहरीक इंसाफ ने क्यों कॉल दी एहतजाज की जब आपको पता था एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है, और रात को 12 बजे बैरिस्टर गौर कहते हैं कि सुबह डॉक्टरों से मुलाकात करवा दे तो एहतजाज खत्म। तो आप जब इस तरह के रवैये रखेंगे तो हुकूमत अपने मजलिस लेगी। एक बात जो बात आ गई आईनी तरमीम की, सदीकी साहब, आईनी तरमीम मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मैं इस बात पे कन्विंस हूं, आईनी तरमीम करना पार्लिमान का इस्तेहकाक है। पार्लिमान के पास नंबर होंगे तो वो आईनी तरमीम करेगी, नहीं नंबर होंगे तो आईनी तरमीम नहीं होगी। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। सारी सियासी क़यादत सुबह दोपहर शाम मिल रही है। अच्छा, तो जो आईनी तरमीम को लेकर किया जा रहा है काशिफ साहब, आप उसको भी सपोर्ट करते हैं फिर? जी, जिस तरह से आईनी तरमीम को लेकर चीजें हो रही हैं, जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरह के इल्जामात मुख्तलिफ खासतौर पर पीटीआई की जानिब से लगाए जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो गायब हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, आप उसको भी सपोर्ट करते हैं? और आप इस चीज को भी सपोर्ट करते हैं कि लोगों को खरीदा जाए, लोगों को धमकाया जाए, वोट दिया जाए? जो नंबर चाहिए
वो होंगे तो मिल जाएंगे। अगर जोर जबरदस्ती किसी के साथ जबरदस्ती कुछ कौन हो कर रहा रहा है, है? किसी के साथ हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। हाँ। ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं। लेकिन लेकिन मेरी ये लेकिन ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ के अकाबरीन पहले कौम से माफी मांगे कि जिस वक्त इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया था, आपने पार्लियामेंटेरियंस को उठा के जब कंटेनर्स में बंद किया, जबरदस्ती आपने एतमाद के वोट लिए और उस वक्त के आपके एनेक्सिस जनरल फैज ने नहीं, तो ये तो कोई बात इसके नहीं, ऊपर भी काशिफ साहब, जो सा माजत होनी चाहिए। ठीक है, और जो अब हो रहा है वो भी गलत है। बिल्कुल होनी चाहिए। इफ्तिखार साहब, अच्छा मुझे जी, ब्रेक लेना है। मैं चाहूंगी कि प्लीज अगर आप बुरा ना माने, थोड़ा सा आप होल्ड करें अपनी इस राय को। मैं वापस आऊंगी। उस वक्त जो हुआ वो गलत हुआ था, लेकिन उसका मतलब काशिफ साहब हरगिज ये नहीं है कि अब भी गलत हो रहा हो। मैं चाहूंगी कि मैं वापस आऊं तो मैं जरूर इफ्तिखार शराजी साहब से इसका जवाब लूं। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक जी। बात होगी अब आईनी तरमीम को लेकर, और आईनी तरमीम को लेकर मैं चाहूंगी कि इफ्तिखार साहब जब मैं आपके पास आऊँ ना तो कुछ बहस हो जाए इस मामले पर। जो कुछ किया पिछले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, पीटीआई वाले बड़े खुश दिखाई देते थे जिस तरह का उनका तर्ज अमल रहा जब पिछले दिनों सेशंस बुलाकर फौरी तौर पर इन तरामीम को मंजूर कराने की कोशिश की गई उस वक्त। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ पीटीआई वाले खुश नहीं थे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ी पजीराई हमने देखा मौलाना फजलुर रहमान को मिली। जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे, जो उन पर बहुत ज्यादा तनकीद किया करते थे, वो भी उनको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए थे। और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता था कि अब इस बात पर डटे रहेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब, और वो ये समझ गए थे कि अगर मुझे अवाम में पजीराई चाहिए है तो मुझे कहीं ना कहीं पीटीआई के साथ खड़े रहना है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है शराजी साहब कि कहीं ना कहीं ये एफर्ट कर रहे हैं मौलाना साहब कि अब पीटीआई को जो है वो दीगर जमातों के साथ बिठा सकें इस इशू पे। मैं नून लीग और पीपी की बात कर रही हूँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस पे आपको खबर दूं कि इस वक्त क्या मामला तय हैं, जो पहले काशिफ ने बात की कि जो रास्ते बंद किए गए थे ना इस्लामाबाद के, फिर उस पे आ गया वो तहरीक इंसाफ के एहतजाज की बुनियाद पर नहीं गए थे। ट्रैफिक प्लान छपा था उससे एक दिन पहले, तो एससीओ को लेकर किए गए थे, तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। बाद में उन्होंने कॉल ऑफ भी कर दिया था। तो अगर हम ये कहें कि उस एहतजाज की वजह से हुए तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब जरा आ जाते हैं आईनी तरमीम के ऊपर। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि पार्लियामान सुप्रीम इदारा है। इसी इदारे ने ही इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। इसी इदारे ने इस मुल्क में जब चाहा तो जो है वो तरमीम लेके आया है, 18वीं भी, 19वीं भी और अब 26वीं भी लेके आ रहा है। तो कोई नहीं, इसमें जाहिर सी बात है, उसका हक है, वो कर सकता है। एक जिस अंदाज में इस बार की जा रही हैं आसमा, आप देखें कि आइन के अंदर कोई 56 क्लॉजेस को एक तरह से उसमें अमेंडमेंट की जा रही है। ठीक है। और आज जब हम इस वक्त बैठे हैं अभी तक मुसवदा किसी के पास नहीं है। गोया कि क्या होने जा रहा है इस मुल्क के अंदर किसी को कुछ मालूम नहीं है। और इस दौरान अगर देखें तो अब काशिफ एक वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जो स्टैट्स हमें बताते हैं कि ना तो कौमी असम्बली के अंदर हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल है, कम से कम 10 से 12 अरकान शार्ट हैं उनके। और इसी तरह जो ऐवान बाला है, अगरचे वो नामुकम्मल है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर्स मुंतखब नहीं हुए, उसके बावजूद भी वो करना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी कम से कम 5 से 7 अरकान। और कल के दिन आपने देखा है अख्तर महंगल साहब की रात गए जो ट्वीट आई है, गोया कि उनके 2 अरकान को, एक उनके खातून जो सेनेटर हैं और उनके जो एक मेल सेनेटर हैं, उनको किस तरह हरासा किया जा रहा है, किस तरह पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। इसी तरह बाकी जो पीटीआई के लोग हैं उनको वो कहते हैं कि हमारे पास ऑडियो टैप्स पड़ी हैं जिसमें लोगों को किसी को 1 अरब की, किसी को 60 करोड़ की ऑफर की जा रही है, तो किसी के बेटे को अगवा किया जा रहा है। मेहरबानो कुरैशी की कल आपने देखी होगी स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी भाई की जो भाभी को उनको उठा लिया गया है, और वो भी मोहसिन नकवी साहब के घर के सामने उनका घर है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये सूरत हाल चल रही हो कि आपके पास नंबर्स गेम ना हो, खसूसी तौर पे 63A का केस लगे सुप्रीम कोर्ट में, आनन फानन उसके ऊपर फैसले आ जाएं कि जी फ्लोर क्रॉसिंग को हम ओपन कर रहे हैं, कोई भी अपनी पार्टी की आदत की मर्जी के बगैर वोट कास्ट कर सकता है, बाद में भले वो नाअहल हो जाए लेकिन उसका वोट कास्ट होगा, उसका जुर्म, उसका गुनाह को दुरुस्त तस्वर किया जाएगा, बाद में उसको डिसीड कर दें आप। और साथ में आप जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, तो आप एक तरफ तो चाह रहे हैं, जो इंप्रेशन दिया जा रहा है कि आप इस मुल्क की अदलिया को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, आप इस मुल्क के अंदर स्पीडी जस्टिस ला रहे हैं। और भाई मेरे जो स्टैट्स बता रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं उनकी मजमूई तादाद 146 है। 146 केसेस के लिए आप इस मुल्क के अंदर सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं। लेकिन वो 146 केसेस टाइम बहुत लेते हैं ना इफ्तिखार साहब। मैं चाहूंगी शहजाद साहब से बात कर लें। शहजाद साहब देखिए ना, उसमें जो मैं आप कह रहा हूं ना कि मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मान रहे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो बनेगा, शायद कोर्ट्स नहीं बन रही। शहजाद साहब
जी आसमा, बात यह है कि मैं तो पहले तो काशिफ रफीक साहब की बसीरत को सलाम पेश करना चाहता हूं और मैं बिल्कुल उनके साथ इत्तेफाक करता हूं। उन्होंने कहा जी कि कानून साजी जो है वो पार्लिमान का हक और इख्तियार है और मैं बिल्कुल इसको तस्लीम करता हूं, लेकिन उससे अगले सांस में उन्होंने जो फिक्रा कहा, और अगर कहीं पे तोड़ फोड़ हो रही है, किसी को अगवा किया जा रहा है, अगर किसी को दबाव में लिया जा रहा है, तो भाई हम सहाफ़ी काहे के हैं अगर हम ये कह रहे हैं कि लिया जा रहा है, किया जा रहा है। हम क्या कहीं मरीख पे रहते हैं? हम पाकिस्तान से कहीं बाहर हैं? हमें नहीं पता कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। पिछले दिनों से साहब ने मजम्मत तो की है ना कि नहीं होना चाहिए। नहीं, वो मैंने तो उनका साथ दिया, मैं तो उनके साथ हूँ, लेकिन वैसे सियासतदानों के हवाले से भी मेरी थोड़ी सी राय जो है ना वो ठीक नहीं है। मैं मेरी राय उनके मुतालिक अब ठीक नहीं रही। उनको पता होना चाहिए था ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं सियासतदान होना, तो ये सियासतदानों का काम नहीं था। इनको ना तो रिश्तेदारियां करनी चाहिए थी, ना इनको शादियां करनी चाहिए थी, ना इनके बच्चे होने चाहिए थे। ये मतलब सिंगल लोग होने चाहिए थे और उनके पास ही इतना तपड़ होता है कि वो मतलब किसी भी कुव्वत के सामने खड़े हो जाएं। आप नंबरों की फजूल बातें कर रही हैं, कौन से नंबर? और नंबर जब वो कहते हैं कि वो जो दुल्हन वो जो पिया मन भाई, तो जब पिया जो है वो तय कर लेगा तो सब कुछ हो जाएगा। उसमें ना तो आपको तरीक़ेकार पे किसी को इतराज नहीं होना चाहिए कि किस तरीके से कराया जा रहा है। हमें ये बात नहीं करनी चाहिए ना, हम भी तो स्टेटस को के खिलाफ जाए ना। हम क्यों कहें कि पिया मन जो भाई वो होगा, नहीं होना चाहिए। और हमें मौलाना फजल रहमान को अप्रिशिएट करना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब देखिए जिस मुल्क में ये सूरत हाल हो कि जिस आदमी से ये यकीन दहानी हासिल करने की कोशिश की जा रही थी कि वो ये यकीन दहानी करा दे कि वो ये नहीं करेगा तो हम उसका वो कर देंगे जो काम होने वाला था और वो नहीं हो रहा था, उस बंदे ने भी आज वो यकीन दहानी करा दी है। अब इसके बावजूद मुझे यकीन नहीं है कि उस बंदे का काम होगा। अब इस मुल्क में जहां पे हालात इस कदर गैर यकीनी और पसंद और नापसंद का पैमाना इतना शिद्दत इख्तियार कर जाए, अब आपने कहा कि जी वो आईनी तरमीम कैसे होगी, भाई उन्होंने करने की कोशिश तो पूरी करनी है। मुझे लेकिन लगता यह है कि इसमें कोशिश की जाएगी कि मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो शामिल रखा जाए, उनके ऊपर से ना गुजरा जाए, क्योंकि अगर उनके ऊपर से गुजरा गया तो फिर हालात खराब हो जाएंगे। क्योंकि करवा तो वो बायहुकर क्रुक कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता यह है कि मौलाना फजलुर रहमान की नाराजगी इस वक्त कोई भी अफोर्ड नहीं करता। आपने पीटीआई को पहले सड़कों पर रखा हुआ है, स्टूडेंट भी आपके सड़कों पर हैं, वकील सड़कों पर आने को तैयार बैठे हैं। ऐसे में अगर आप जेयूआई को भी कहेंगे कि हाँ भी आ जाओ, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर वो लेकिन उनका मूड तो ऐसा नहीं दिखाई देता नसीम सिद्दीकी साहब। मौलाना साहब का तो मूड ही नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा। वो तो कह रहे हैं कि बस अब पीटीआई को भी मान लेना चाहिए, कुछ उधर की मान लें, कुछ इधर की मान लें। अब तो वो ऐसा लगता है कि मुफाहमत कराने के लिए आपस में जो है वो रेडी हो चुके हैं, हालांकि कुछ दिन तक बड़ा सख्त मौक़िफ़ था नसीम साहब। उसमें अभी तक की जो इब्तिदाई आसमा खबरें हैं ना, वो तो ये है कि जी मंसूर अली शाह साहब का जो है वो नोटिफिकेशन हो जाएगा, और अगर इस हवाले से अगर कोई अगर कानून साजी में कोई तब्दीली आती है, पैनल वगैरह आता है, तो वो इसके बाद होगा। क्योंकि शायद मंसूर अली शाह इतना बड़ा टारगेट नहीं है जितना जस्टिस मुनीब अख्तर बड़ा। सही हो गया ना, नसीम साहब का मौक़िफ़ भी इस पे ले लेते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब। जी आसमा, देखिए बड़ी गहराई वाली बातें हैं, और ये अगर हकीकत को हम सामने रखें तो जिस तरह शिराजी साहब ने कहा है या मेरे दोस्त शहजाद फारूकी ने कहा है, ये मारूजी हालात हमारे सामने, लेकिन किसी न किसी को स्टैंड लेना पड़ता है। हम ये देख सकते हैं शायद कि अगर जरदारी साहब ने जेलें काटी लेकिन कॉम्प्रोमाइज किया, नवाज शरीफ ने कॉम्प्रोमाइज किया, आज इमरान खान खड़ा है डट के, जैसे भी है उनसे मुकाबला कर रहा है। मौलाना फजल रहमान ने भी असूली मौकफ अपनाया हुआ है, और वो बड़े जीरक सियासतदान है। उनकी जो सियासत है ज्यादातर वो या खैबर पख्तूनख्वा में है या बलोचिस्तान में। बलोचिस्तान में किस तरह सियासत चलती है वो सबको पता है। तो थोड़ा सा मौलाना ये भी चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में उनके बारे में एक पॉजिटिव इमेज रहे और उनको पीटीआई का साथ रहे। दूसरी तरफ पीटीआई के लिए भी एक लेसन है कि वो जो हर किसी से नाराज, हर किसी का नाम लेना और इतना एक्सट्रीम पे चले जाना कि जहाँ से वापसी मुश्किल हो जाए, उसमें ये बड़ी पिघली है। और मौलाना का इसमें बड़ा अच्छा किरदार रहा है कि उन्होंने इतनी नफरत के बावजूद जो है वो पीटीआई के साथ बैठने पे तैयार हुए। तो यहाँ एक बहुत बड़ा लेसन इमरान खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए। तो इस लेसन से, इस सबक से हम देखेंगे कि कुछ सीख रहे होंगे नसीम साहब। बात मानी जाएगी अब मौलाना साहब की, जब इनकी इतनी तारीफें की गई हैं,
सुनहरे हरूफ में उनका नाम तक लिखने की बात हो गई थी, कहा जा रहा था कि किसी तौर वो नहीं मानेंगे इन तरामीम के लिए, अब वो मान रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो पीटीआई को भी मना लेंगे, बिठा लेंगे साथ में सबके? नहीं, अभी तक जो मेरे पास इतलात है उसमें मौलाना बिल्कुल नहीं मान रहे। मौलाना अच्छा। सिर्फ आईनी बेंच बनाने के मौकफ पे आए हैं और सुना है कि उसके ऊपर उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी कायल कर लिया। तो मौलाना मेरा नहीं ख्याल कि एक कदम भी पीछे हटेंगे और ये आईनी तरामीम इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं होने चाह रही, क्योंकि हुकूमत अपनी खिफ्त मिटाने के लिए तो ये लाना चाह रही है तहरीक, और पहले शायद सेनेट में पेश करेंगे। लेकिन बस ये कि बात 24 तारीख तक जो है वो हर कोई अपना जोर लगाएगा, और जब 24 गुजर जाएगी तो तमाम बातें सामने आ जाएंगी। आईनी तरामीम सिर्फ 24 गुजरने की आप बात कर रहे हैं ना, तो नसीम साहब मैं चाहूंगी यहाँ काशिफ साहब के पास एक खबर है। काशिफ साहब, आप हमेशा इस प्रोग्राम में कोई ना कोई ऐसी ब्रेकिंग दे रहे होते हैं जो उससे अगले प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी देखिए ये खबर काशिफ साहब ने दी थी और ये सच में। मुझे जरा ये समझा दीजिएगा, एक बहस जो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं कि आईनी तरमीम जो है वो 25 तारीख से पहले जो है उसका मंजूर किया जाना कुछ लोगों ने अपने लिए जिंदगी और मौत का मसला बना लिया है। तो ये जरा बताइएगा क्या इस हवाले से आपके पास है कि बाकी यही हो रहा होगा, या इस पे भी हम देखेंगे कि ठीक है जी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा कि थोड़ा डिले कर लेते हैं इसको? देखिए 24 तारीख की जो बात नसीम सिद्दीकी साहब ने की, 24 तारीख तो हतमी तारीख है जब आपने नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन करना है। 24 तारीख से पहले जो भी होना है वो होना है। अगर नई आईनी तरमीम हो, 26वीं आईनी तरमीम हो जाती है तो उस 26वीं आईनी तरमीम में वो आपको 20 तारीख तक उसको बिल्कुल कंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद आईनी तरमीम के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तकर्री का मामला है वो उसको इशू बीच में है, और उसमें आप अगर आएंगे फिर वो तकर्री जाएगी पार्लिमानी कमेटी के पास जिसमें अपोजिशन और हुकूमत के अरकान बैठे होंगे, और वहां पे पैनल सामने आएगा। अगर तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस का पैनल सामने आता है तो उसमें मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। अच्छा। अगर 5 के पैनल पे बात आती है तो फिर उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल को भी ऐड कर लीजिए। सो अगर आपने आईनी तरमीम करनी है और उसके बाद आपने नए चीफ जस्टिस की तकर्री करनी है तो वो आपको 20 तारीख तक 21 तारीख तक रैप अप करना पड़ेगा। उसके बाद जो पार्लिमानी कमेटी है जिसके पास ये इख्तियार चला जाएगा नए चीफ जस्टिस को तैनात करने का, उसके इजलास होंगे, 1-2 दिन वो लगेंगे। उसके बाद वो उसका जो नोटिफिकेशन होगा वजारत कानून के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। सो ये जो आईनी तरमीम है इन एनी केस 20 या 21 तक कंक्लूड हो जाएगी पॉजिटिवली और नेगेटिवली। दूसरी बात यह कि मौलाना फजल रहमान साहब, ये उन्हीं की तजवीज़ थी कि आप SCO कॉन्फ्रेंस के बाद आईनी तरमीम को लेके आइए। तीसरी बात यह कि फजल रहमान साहब आईनी अदालत और आईनी बेंच के ऊपर जो एक मैस क्रिएट हुआ था पीपल्स पार्टी और JUIF का, शायद उसके ऊपर कंसेंसस हो गया। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 18वीं तरमीम के बाद एक 19वीं तरमीम हुई थी। 19वीं तरमीम में इख्तियारात जो है वो जुडिशल कमीशन के पास चले गए थे। सो वो 19वीं तरमीम जो है उसको मनो-अन कलदम करार देने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब एग्री कर चुके हैं। अच्छा। सिर्फ इश्यू एक और है, एक ऐसी आईनी तरमीम के अंदर एक ऐसी चीज होने जा रही है, अगर वो चीज हो गई तो फिर बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में डिफरेंट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये तरमीम जो है जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। सो मैं ये समझता हूं कि अगर 20 या मैक्सिमम 21 तक ये आईनी तरमीम कंक्लूड हो गई तो फिर तो नए चीफ जस्टिस के तकर्री का मामला जो है वो पार्लिमानी कमेटी के पास आ जाएगा। अच्छा। और पार्लिमानी कमेटी तय करेगी 3 के पैनल से या 5 के पैनल से। अभी इस पे कंसेंसस नहीं हो रहा कि 3 का पैनल होगा या 5 का पैनल होगा। उस पैनल में से डिसाइड होगा कि कौन नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और उसका फैसला पार्लिमानी कमेटी अक्सरियत की बुनियाद पे करेगी। नसीम साहब, ये सारा जो सिचुएशन हो रही होगी ये तो काशिफ साहब ने अभी से बता दिया, आपको भी लगता है कि यही चीजें होने जा रही हैं जैसे काशिफ साहब फरमा रहे हैं? देखिए, असल में तो जो होता है कि पार्लियामेंट में लोगों ने वोट देके अपने मसाइल के लिए भेजा होता है। कोई आईनी तरमीम ऐसी नहीं हो रही जिससे गरीब के घर का चूल्हा जलेगी। सिर्फ तमाम मामला मंसूर अली खान का रास्ता, मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए हो रहा है और अमीरुद्दीन साहब को लाने के लिए हो रहा है। तभी ये 3 का बेंच और 5 के बेंच की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी एक खुद मुख्तार इदारा है और जब वहाँ पे सीनियोरिटी के हिसाब से एक सिलसिला बड़ी अच्छी से बड़े सालों से चला आ रहा है कि जो सीनियर मोस्ट होगा वो आ जाएगा। अब इनको क्या परेशानी, पहले इन्होंने इजाजुल हसन को रास्ते से हटाया, उसके बाद अब ये मंसूर अली शाह को रास्ते से हटाना चाह रहे। तो बात ये है कि यहाँ पे नीयत जो है वो ठीक नहीं है। आईनी तरमीम बिल्कुल पार्लियामान का जो है वो इस्तेकाक होता है, लेकिन ये कौन सी पार्लियामान है जो फार्म 47 के ऊपर आई है? जितने लोग या बैठे हुए तरमीम करने वो तो अवाम के मुस्तरद करदा लोग हैं। तो मुस्तरद करदा लोग ऐसी तरमीम लाना चाह रहे हैं जो कि अपना इनका आइन मुस्तकबिल इनका सिक्योर हो जाए, जज भी इनके आ जाए, जजों की ट्रांसफर भी कर सकें ताकि हर मामला इनके
हाथ में आ जाए, इनके कंट्रोल में आ जाए और वो कंट्रोल्ड सिस्टम पाकिस्तान के अंदर चलता रहे। फारूकी ने सही बात की थी कि ना हम जमहूरियत के काबिल हैं, ना हमें जमहूरियत का राग अलापना चाहिए। हम तो डंडे से हाके जाने वाले भेड़ बकरियां हैं और हमें तो इसी तरह करना चाहिए कि बंदे ज्यादा लगा दें ताकि हमारा टाइम जाया ना हो और भेड़ हाँ, बकरियों लेकिन जाहिर है कि इस चीज पर किसी तौर पीटीआई जो है वो हमें तैयार दिखाई नहीं देती है और यही वजह है कि अब फ्राइडे को यानी कल जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई है। एहतजाज कहाँ कहाँ हो रहा होगा, हो भी रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, बानिया पीटीआई से जो मुलाकात है वो नहीं होने दी जा रही है। उस पर पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है, ख़ासतौर पर जिस तरह से उनका मेडिकल हुआ है और उस पर हम देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात खड़े हो गए। बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और कल क्या होने जा रहा है, इस ब्रेक के बाद डिस्कशन कर लेता हूँ। वेलकम बैक जी। पहले हम एहतजाज देख रहे थे, फिर एससीओ देख रहे थे और अब हम देख रहे हैं कि कल शायद फिर से एहतजाज हो रहा होगा। किस पैमाने पर हो रहा होगा, हो भी रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप बताइएगा आपको क्या लगता है। बानी से मुलाकात नहीं हो पा रही है, पीटीआई रहनुमाओं की हिदायत नहीं ले पा रहे हैं। पहले भी हमने देखा कि एक इस मामूली बात पे कि ठीक है जी कहीं से भी मेडिकल करा दीजिए, ऐसा लगा कि एक बहाना बनाया गया। खुद ही कुछ लोग जो हैं पीटीआई से ये चाह रहे थे कि एहतजाज न करना पड़े और फिर जब सरकारी एक डॉक्टर जाता है, मेडिकल करता है, उसको तस्लीम कर लिया जाता है। आपकी पार्टी रहनुमा जो है वो उसको तस्लीम नहीं भी करते हैं तो एहतजाज मौखर हो जाता है। कल क्या सिचुएशन होगी शहजाद साहब? अच्छा, पहले तो जो आपने ये कहा ना कि जिस तरह से आपने बात कही कि वो लोग चाह नहीं रहे थे कि एहतजाज हो, तो एक खातून अपने मियाँ से नाराज हो गई और वो घर छोड़ के जाने लगी। ठीक है। तो उसके बाद जाते जाते उसने भैंस की दुम पकड़ ली और भैंस जो है वो अंदर की तरफ आ रही थी। उसने कहा मैं तो जा रही हूँ ये, लेकिन भैंस मुझे घर से नहीं जाने दे रही, इसलिए मैं वापस आ रही हूँ, तो मैं यहीं रहूंगी। अब बात ये है कि ये जो एहतजाज वाला मामला है, कल मुझे लगता ये है कि एहतजाज तो होगा लेकिन उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस कर रहे थे रेड जोन का, तो रेड जोन की कोई कॉल नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुल्तान पे कुछ लोग इकट्ठे होंगे किसी जगह पे, किसी चौक में, इसी तरह फैसलाबाद किसी जगह पे होंगे, लाहौर में कहीं लिबर्टी में जमा हो जाएंगे, कहीं डिफेंस में जमा हो जाएंगे, पिंडी में कहीं छोटा मोटा कोई एहतजाज हो जाएगा। तो वो बेसिकली किसी एक बंदे की चूंकि जिम्मेदारी नहीं है, तो इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि कल का जो है वो किसी तरह का कोई खास इम्पैक्ट आएगा। एहतजाज अलबत्ता जरूर होगा, चूंकि जुमे वाले दिन आम तौर पे तो ये उलमा हजरात का ये तुराए इम्तियाज रहा है कि वो जुमे की नमाज के बाद की कॉल देते हैं ताकि जो लोग मसाजिद से निकले वो जरा 1 घंटा स्पेयर निकाल के आए, और मस्जिद के बाहर ही फिर खड़े होकर वहां पे तकरीरें की जाती हैं, अमेरिका को नीस्त और नाबूद करने की बातें की जाती हैं, और उसके बाद सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो एहतजाज होगा लेकिन मुझे उसका कोई खास इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। लेकिन मुझे ये लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस मौके पे एक रियायत दिलवाएंगे तहरीक इंसाफ को, और वो ये कहेंगे कि इमरान खान के साथ इनकी मुलाकात करवा दी जाए ताकि ये अपने लीडर से हिदायत ले सके। मुझे इसके बावजूद लगता यही है कि पीटीआई अमली तौर पर इस सारी तरमीम के अंदर शरीक नहीं होगी, इस सारे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन मौलाना बहरहाल एक एहसान चढ़ा देंगे पीटीआई के ऊपर कि वो इमरान खान से मुलाकात का रास्ता। देखें जी, मैंने आपको ये फेवर लेके दिया है। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या होते हुए देख रहे हैं, और जरा ये भी फरमा दीजिएगा, जिस तरह से बचपन से सुनते आए शेर आया शेर आया, अब इतने सारे एहतजाज हो रहे हैं कि वो जो एक एहतजाज पीटीआई का एक जब सुनते थे और होता था कि जिसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा, उस तरह से अब इम्पैक्ट आ नहीं रहा है। हुकूमत सीरियस लेगी इस कॉल को? कल कुछ हम होता हुआ देख रहे होंगे, ये एटलीस्ट मुलाकात ही तय हो जाए उसके बाद। शेर आया लंदन से, शेर आया और लाहौर एयरपोर्ट पे ढह गया था, वो तो सबने देख लिया। देखिए असमा, बात ये है कि जब एस्टेब्लिशमेंट बड़े सख्त इकदाम उठाना शुरू कर दे, आपने देखा कि 9 मई के बाद तो बहुत ही जुल्म सितम हुआ पीटीआई के कारकुनों पे, लीडर हजरात पे, उनकी फैमिलीज के ऊपर। अभी भी आप देखिए कि जो पिछला एहतजाज हुआ था उसमें सैकड़ों गिरफ्तार किए गए कारकुन, और सबसे बड़ी बात कि इमरान खान साहब की हमशीरा हलीमा खान और उज़मा खान को भी गिरफ्तार किए गए। और जिस तरह भोंडे अंदाज से हमेशा FIR काटी जाती है कि पार्लियामेंट को उड़ाने का मवाद लेके आई थी, फला लेके आई थी, तो लोग थोड़ा सा खौफ के अंदर भी आ जाते हैं, क्योंकि लोग कब तक अपनी फैमिलीज की जो है वो कुर्बानी देते रहेंगे। सिंगल तो यहाँ पे है नहीं, जैसे फारूकी साहब ने कहा था। लोगों को ये भी एहसास होता है कि कल को घर का खर्चा कैसे चलेगा, माँ बाप को तंग करेंगे, औरतों को तंग करेंगे, क्योंकि ये तो इतनी फस्तायत है और इतनी ये फाशिस्ट हुकूमत है कि ये तो किसी की माँ बहन किसी को छोड़ ही नहीं रही है ना। तो लोग लाजिमत है खौफजदा भी है, लेकिन पीटीआई को दाद देनी चाहिए कि वो फिर भी कहीं ना कहीं से हिम्मत करके कोई ना कोई एहतजाज की कॉल दे देते हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि आइन और कानून की बड़ी बातें हो रही हैं, तो किस आइन के तहत इन्होंने इमरान खान के साथ
मिलने के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है या उनको सॉलिटरी कन्फाइन में रखा हुआ है, ये तो बात मतलब दुरुस्त नहीं है। कोई भी हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, जो हक बनता है साबिक प्राइम मिनिस्टर का, जो कानून कहता है उसके मुताबिक तो चलना चाहिए ना। लेकिन कानून तो बिल्कुल अपने हाथ में लिया हुआ है, कानून को तो अपने हाथ की छड़ी बनाया हुआ है, छड़ी से सारे मामला चलाए जा रहे हैं, भले वो तुलबा के मामला हो, भले वकला के मामला हो, भले आईनी अदालतों की बात हो, तो वो सब चीजें तो सामने है। लेकिन पीटीआई फिर भी जोर लगाती है, कोशिश करती है, उन्होंने इनको एंगेज जरूर रखा हुआ है। और बिल्कुल बात दुरुस्त है कि अगर तो पानी पीटीआई से मुलाकात करवा दी जाती है तो थोड़े ये ठंडे पड़ जाएंगे, लेकिन पीटीआई ऐसे रुकने वाली तो नहीं है ना। जिस तरह इतनी बड़ी जमात को आपने दबाया हुआ है, उनका मैंडेट चोरी किया हुआ है, तो वो अपनी सी कोशिश करते रहेंगे और इस तरह पाकिस्तान में क्योस चलता रहेगा जो हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं। आपको भी लग रहा है, जरा ये फरमा दीजिएगा, इसी तरह से सिचुएशन चलती रहेगी? और दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ का असल मसला अभी है क्या? बानी से मुलाकात है, तरामीम रुकवाना है, और ये तरामीम रुकवाना इतना ज़रूरी क्यों है काशिफ साहब इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, ये अपना फेस सेविंग के लिए अब इन्होंने जुम्मे का एहतजाज की कॉल दी है, और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे एहतजाज है, किसी एक जगह पे एहतजाज नहीं है, डी चौक पे एहतजाज नहीं है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। हाँ, दूसरी बात ये है कि जिस लीडरशिप को बानी तहरीक इंसाफ ने कहा था कि आप जो मर्जी हो जाए आप एहतजाज करें, उस वक्त तक जिस वक्त तक 26वीं आईनी तरमीम मुअख्खर नहीं हो जाती। ठीक है। अब 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जिस वक्त ये कहते हैं काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, काजी साहब को हद तनकीद बनाया हुआ था, तो मैं उस वक्त भी कह रहा था काजी साहब सिर्फ निशाना है, असल मामला कुछ और है। अच्छा, अब वो मामला ये है, ये आईनी तरमीम जो है ना, इस आईनी तरमीम में एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं तवातुर से कह रहा हूँ कि मैं अब खुल के नहीं कह सकता, लेकिन कोड अन कोड मैं आपको बता दूं कि अगर ये आईनी तरमीम ना हुई ना, तो फिर बहुत सारे ऐसी शख्सियात जिनके कोर्ट मार्शल का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन फिर उनकी सजाएं जो है ना, वो भी उनकी सजाएं जो है ना, उनकी सजाएं शायद वो भी ना हो पाए। और अगर आईनी तरमीम हो गई तो फिर कोर्ट मार्शल वालों की सजाएं भी होंगी। और असल मामला ये है कि ये एक ऐसी एज पे चीज़ आ गई है कि हर सूरत में बानी तहरीक इंसाफ की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, एहतजाज उस वक्त तक जारी रखे जब तक हुकूमत इस बात पे घुटने ना टेक दे कि वो आईनी तरमीम कराने से पीछे हट गई है। और आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एंगेज करके वहां तक ले आए हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस आईनी तरमीम के ऊपर तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात है, ये जिस पे वो कोर्ट मार्शल वालों को सजाओं के मामले का, तो हम उस चीज को बाहर निकाल दें और बाकी आईनी तरमीम कर लें। दैट्स वाई मैंने कहा था आपके प्रोग्राम में कि 26वीं आईनी तरमीम भी होगी, और अगर उसमें मकासद हासिल ना हो तो फिर 27वीं आईनी तरमीम भी होगी। बहरहाल जी, आईनी तरमीम है, जैसे काशिफ साहब फरमा वो तो होनी है कि मामला तो होती है, किस हद तक होती है। 26वीं ना हुई तो 27वीं में कराना जरूर है। वो हुकूमत वक्त के लिए रास्ता इतना आसान नहीं है। अब लोगों में एक हिम्मत आ गई है, जुर्रत आ गई है, लोग स्टैंड ले रहे हैं। किसी ने सोचा था कभी कि मौलाना फजल रहमान साहब की जिनकी तारीख रही है हमेशा कि वो ताकतवर हल्कों के साथ रहे हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने स्टैंड लिए, जिसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और जो एप्रीहेंशन उनकी हैं, काशिफ ठीक कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल करने के हवाले से भी कुछ चीज़ें शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है, ये तरामीम सिर्फ इतनी नहीं है कि इसमें अदलिया को रिफॉर्म किया जाना मकसूद है या काजी फैसल साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड बनाना है, बल्कि इसके अंदर बहुत कुछ और भी शामिल है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें इतनी आसानी से नहीं हो रही। अगर होती तो आपको याद है, इससे पहले हफ्ते इतवार के रोज गोया के इजलास बुलाया गया, नहीं कर सकी हुकूमत वक्त। आज वफाकी काबीना का, सेनेट का, कौमी असम्बली का इजलास था, लेकिन आज का दिन भी उनको पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को हिम्मत मिली है। लेकिन ये जो पसपाई है, इफ्तिखार साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन काशिफ साहब भी अपनी बात पर डटे हुए हैं और बहुत सारे दिनों से डटे हुए हैं कि अगर ये तरमीम नहीं होगी तो फिर एक और तरमीम जो है उस पर अगले कुछ दिनों में मुझे समझ नहीं आ रही, अगर ये नहीं हो सकती तो फिर अगली कैसे होगी? सर मैंने कहा कल के प्रोग्राम में तो कह रहा हूं 26वीं आईनी तरमीम भी होगी, 27वीं आईनी तरमीम भी होगी। मैं तो इस बात 26वीं भी होगी, 27वीं भी होगी। बात तो वो अपनी मनवाएंगे, जिस तरह बताएं किस तरह मानी जाएगी, कल बात करेंगे इंशाअल्लाह। काशिफ रफीक साहब बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार शराजी साहब, शहजाद अनवर फारूकी साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, आप लोग हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। मंडे को मिलते हैं दोबारा।